और इस क्रेन का अगर मैं आपको ये थोड़ा गंदा सा डायग्राम बना के दिखाऊं, जिससे गंदा डायग्राम आप कहीं नहीं देखोगे, ये मेरे ऊपर ट्रस्ट है। देखो, ऐसा भरोसा होना चाहिए तुमको तुम्हारे ऊपर, है ना? मेरे ऊपर है कि मेरे से गंदी डायग्राम कोई नहीं बना सकता। देखो, ये क्रेन का बेस है, ठीक है? ये उसके दोनों जो अजीब से व्हील्स होते हैं, वो व्हील्स मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं। और ये उसका कैबिन है, जहाँ उसका ड्राइवर बैठा हुआ होता है, ठीक है? मानो बोल रहा है, सर मत ही ड्रॉ करो, चल जाएगा, मैं इमेजिन कर चुका हूँ। ओके, तो ये है मेरे पास वो क्रेन, और ये उसके अंदर बैठा हुआ हमारा ड्राइवर छगन लाल, राइट? ही इज सिटिंग इन दिस। आई होप आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या कुछ? अरे यस और नो? यस सर, दिख रहा है। ओके, सो नाउ यहां से एक स्टैंड जैसा लगा हुआ होता है, और उसके बाद इसके ऊपर एक व्हील होता है, और यही व्हील के ऊपर से हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को नीचे की तरफ लेके आते हैं। और ये एक मेटालिक रोप होती है, मेटल की एक रोप होती है यहाँ पे, ठीक है? और उस रोप के एंड में लगा हुआ होता है एक हैंगर, कुछ इस तरीके का ऐसा लगा हुआ होता है। गिव मी अ थम्स अप अगर आप इस चीज को थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो, कहीं से कहीं पर आपने देखा हो क्रेन तो। कुछ इस तरीके से। ओके, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7। ओके, सारे के सारे लोगों ने रिलेट कर लिया, ग्रेट। तो अब ये जो पूरा का पूरा वायर है ना, मैंने आपको जब डायग्राम बनाया था, तो वो डायग्राम बनाते टाइम दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी हुई थी। वन पॉइंट वाज यील्ड स्ट्रेंथ, और दूसरा पॉइंट था अल्टीमेट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको हम यूटीएस बोलते हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि यील्ड स्ट्रेंथ और यूटीएस, इन दोनों में फर्क क्या होता था? सोचो, नहीं याद आ रहा है तो वो जो पीछे तुमने कुछ लिखा उखा हो, नोट डाउन किया हो, तो रेफर कर सकते हो। आई वुड, मुझे मुझे बुरा नहीं लगेगा, टेंशन नहीं लो। तो इसका आंसर मेरे को दे रहा होगा राहुल। राहुल भाई, यस सर। मीटिंग માં છો તમે? यस सर। ओके, तो તમે મને ई बताओ कि यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ में डिफरेंस શું છે? जिसने रेफर कर लिया हुआ है, जिसको आइडिया आ गया है, वो हैंड रेज कर सकता है। यस तुषार, प्लीज। सर यील्ड स्ट्रेंथ मतलब उस पॉइंट तक जब बॉडी को मतलब उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है, तो वो बॉडी वापस से अपना शेप रिफॉर्म कर पाती है, लेकिन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक अगर लगाया जाता है तो वो शायद से नहीं कर पाती वापस। एग्जैक्टली, शायद से नहीं भाई, एकदम सही बोल रहा है तू। शुरू में हमने जब बच्चे ये ग्राफ देखा हुआ था, तो दैट ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस। दैट ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस। यहां से हमारा ग्राफ जो है, वो पहले कुछ एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलता है, फिर थोड़ा सा ऐसे कर्व हो जाता है, फिर उसके बाद यहां से ऐसे इंक्रीज होते हुए यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, एंड आफ्टर गोइंग टू दिस हाईएस्ट पॉइंट अगेन कम्स बैक टू दिस पॉइंट, जिसको हमने बोला हुआ था फ्रैक्चर। ये ओरिजिन है, यहां तक हम पॉइंट ए बोलते हैं, दिस इज आवर पॉइंट बी, यहाँ कहीं पर सी है, और यहाँ पर डी है, एंड दिस इज पॉइंट ई। दिस डी इज व्हाट वी कॉल एज यूटीएस।
और ये जो बी है इसे हम क्या बोलते हैं, वाई एस, यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये इतना रीजन जो है ना, इलास्टिक रीजन कहलाता है, क्योंकि इतने में कहीं पर भी आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है। तो अगर आपने यहां तक फोर्स को लगा करके छोड़ दिया तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन कर लेगी। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना चालू रखा तो उसमें देयर विल बी सम परमानेंट डिफॉर्मेशन। सो ये इतना रीजन आपको क्या बताता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन का रीजन बताता है। और इसके बियॉन्ड अगर जाते हो तो कहीं भी ऑब्जेक्ट टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं फिर से आपसे एक अलग वे में पूछता हूं। अनिकेत, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मुझे ये जो रोप है इसको किस बेसिस पे डिजाइन करना चाहिए, यील्ड स्ट्रेंथ पे डिजाइन करना चाहिए या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पर डिजाइन करना चाहिए? सर यील्ड स्ट्रेंथ, क्यों? तो उसके बाद वो डिफॉर्म हो जाएगा वरना। उससे क्या होगा यार, डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, बट मतलब ऐसा क्यों कि हम यील्ड स्ट्रेंथ पर ही डिजाइन करें? नहीं तो सर उस पे भी कर सकते हैं यूपीएस पे, ताकि वो यूटीएस टूटे पे ना कर उसके सकते लिए। हैं, यूटीएस पे कर सकते हैं यस पक्का? सर। ओके, वी हैव वन ओपिनियन। मानो मेरे को बताएगा, मानो क्या सोचते हो तुम, यील्ड स्ट्रेंथ पे या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे? दोनों में से कोई भी चलेगा। वो भी चल जाएगा। हाँ। शिखर भाई शू कहो छो तमें? दोनों चलेगा ऐसा है? यस तुषार। सर यील्ड स्ट्रेंथ तक। कैम? सर क्योंकि मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक अगर उसको लेके जाएंगे तो मतलब एक तरीके से हो सकता है ना खतरा कि वो जिससे जो उठा रहे हैं वो अगर टूटने का खतरा हो सकता है कि बी टू ओके, बी। लेट मी रिफाइन योर वर्ड्स। यू आर वेरी नियर टू द एक्यूरेट आंसर। चलिए, तो ये डिजाइनिंग जो है बच्चे वो की जाती है यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, आप किसी पर भी डिजाइन नहीं कर सकते हो, आपको यील्ड स्ट्रेंथ के लिए ही डिजाइन करना पड़ता है। रीजन बीइंग, अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि मेरे क्रेन का ये जो रोप है वो रोप की लेंथ 4 मीटर ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं जाने देना है, और अगर मैं यूटीएस पे डिफाइन करता हूं, इसको यूटीएस के ऊपर डिजाइन करता हूं, तो यूटीएस पे डिजाइन करने पर होगा क्या, डिफॉर्मेशन की वजह से ये लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट? कंटिन्यूअसली द लोड विच यू आर प्लेसिंग ऑन इट वो पुल कर रहा है, इसको खींच खींच के इसको लंबा कर देगा, एलोंगेट कर देगा। एंड दैट एलोंगेशंस, ये जो एलोंगेशंस होंगे वो एलोंगेशंस एरिया कंटिन्यूअसली रिड्यूस करते जाएंगे, और एरिया अगर रिड्यूस होगा तो यू नो दैट स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? तो एरिया अगर रिड्यूस होता जा रहा है तो स्ट्रेस क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। और फिर जब आप यूटीएस के ऊपर इसको डिजाइन कर रहे हो, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा लोड अगर आया तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकती है, फॉल कर सकती है, गिर सकती है, टूट सकता है ये क्रेन का वायर। दैट्स वाई फॉर सेफ्टी मेजर्स हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिजाइन करने का काम करते हैं, स्ट्रेंथ पर डिजाइन करते हैं। ये बात आप सभी को गिव मी सम सिंबल सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ आपको समझ में आ गया है। ओके ग्रेट। सो किसी को पता है क्या कि ये जो वायर हम बनाते हैं स्टील का, इस स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ कितना है? यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू फॉर स्टील
भैया इट्स अराउंड 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी वैल्यू के अराउंड होता है। ठीक है, सो यील्ड स्ट्रेंथ जो इसका आता है, मैं y से इंडिकेट कर रहा हूँ, दैट्स नॉट फेयर, सिग्मा से इंडिकेट करेंगे। सो सिग्मा इक्वल्स टू 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला है, ऐसा आप समझ सकते हो। सिग्मा की जो वैल्यू है स्टील के लिए वो इतना होता है। अब सिग्मा की जो इक्वेशन होती है बच्चे, वो आपको याद होनी चाहिए, दैट इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ क्या हो जाएगा, 8, राइट। सो अगर मैं यहां से एरिया को सब्जेक्ट बना लूं, सो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय फोर्स, राइट। अब मुझे जो पिक करना है, जिस लोड को मुझे उठाना है, जिस मास को मुझे उठाना है, लेट्स से वो मास है 10⁸4 किलोग्राम का, या ऐसा समझ लो 10 टन का है। 10 टन का मतलब क्या है, 10⁸4 किलोग्राम, क्योंकि 1 टन का मतलब क्या होता है, 1000 किलोग्राम। और जब यहां पर आप 1000 रखोगे और ये 10, तो ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, 10⁸4 किलोग्राम हो जाएगा, राइट। सो इतने किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को आपको इस क्रेन की हेल्प से लिफ्ट करना है। सर तो यस, सर ये एरिया इज इक्वल टू एफ अपॉन 3 × 10⁸ नहीं होगा? सॉरी, या आई एम सॉरी, ओके ओके। सो एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा F डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸, राइट। सो मास जो है, जो मुझे पिक करना है बाय यूजिंग दिस रोप, दैट इज गोइंग टू बी 10⁸4 किलोग्राम। बट बात यह है कि जो बंदा इस क्रेन को ड्राइव कर रहा होता है, खास करके इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर, वो बिल्कुल भी इन सारी फिजिक्स के बारे में कुछ भी जानता नहीं है। क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि वो क्रेन बनी कैसे है, वायर कितना लोड उठा सकता है, उसको बिल्कुल भी उससे कोई मतलब होता नहीं है। आपने बोला हुआ है कि भाई मेरे 10 टन का उठाना है, वो गुस्से में आकर के 15 टन उठा डालेगा, ठीक है, उसको क्या फर्क पड़ता है। क्रेन तुम्हारी है, ठीक है, क्रेन तुमने खरीद करके उस ड्राइवर को दे दिया चलाने के लिए। नाउ ही इज द ड्राइवर, ही इज द किंग। तो अब वो अपनी मर्जी से 15 टन अगर उठा देगा तो आपकी रोप तोड़ डालेगा, रोप तोड़ डालेगा, खर्चा आपको भरना पड़ेगा। तो आप फिर से पहुंच गए हमारे जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर के पास, और आपने बोला भाई साहब कहीं सॉल्यूशन आपो। एंड आई वाज लाइक, अगर मेरे को 10:4 उठाना है, तो मैं इसको डिजाइन किसके लिए करूंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10 लेकर के डिजाइन करूंगा। अब किसी को पता है क्या क्या होता है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी? नहीं सर, नहीं पता। चलिए तो मैं बताता हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है, अगर मैं मैं अगर इस जगह पे 10 केजी की बात कर रहा हूं, 10 केजी की बात कर रहा हूं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैंने 2 रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम 20 केजी तक बियर कर सकता है। लेकिन मैं दुनिया को क्या बताऊंगा, भाई 10 किलोग्राम वाला ही है, 10 किलोग्राम से ज्यादा ये बियर नहीं कर पाएगा। तो वो 2 जब कभी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लोड आएगा, तो उस टाइम पर क्या होगा, वो उसको कंपनसेट कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। अगर आप मेरी बात पे बिलीव नहीं करते हो, तो लेट मी टेल यू वन थिंग। आप चेक कर सकते हो, आपकी जो लिफ्ट होती है, उस लिफ्ट में लिखा हुआ होता है ओनली 4 पैसेंजर्स अलाउड। लेकिन क्या हर बार उस लिफ्ट में 4 ही पैसेंजर जाते हैं? बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब 6-6 7-7 लोग उसी लिफ्ट के अंदर भर करके ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, बट उनको कोई खतरा नहीं फील होता है। क्यों वो खतरा नहीं फील होता है? बिकॉज वो जो रोप है, जिस रोप के ऊपर ये लिफ्ट चल रही है, उसमें हमने कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा हुआ है। तो उठाना तो अपने को 10:4 किलोग्राम ही है, लेकिन हम डिजाइन इसको किसके लिए कर देते हैं, 10:5 किलोग्राम के लिए। आ रही है बात समझ में?
तो ये जो एक्स्ट्रा आपने 10 टाइम्स कर दिया इसको, ये जो लोड है उसको आपने क्या कर दिया, 10 टाइम्स एक्स्ट्रा कर दिया। तो ये जो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या इसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम से भी जाना जाता है। आ रही है क्या बात समझ में? सो क्रेन के ऊपर बच्चे लिखा क्या रहेगा, 10:4 किलोग्राम, इससे ज्यादा नहीं उठा सकते हो। लेकिन हकीकत क्या है कि 10:5 किलोग्राम तक वो रोप में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सो अब अगर मैं इस कैलकुलेशन को स्टार्ट करूं तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। जब यहां पे आप 10:5 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट की वजह से डाउनवर्ड एक फोर्स एक्ट करेगा mg जितना, यस और नो? और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करते हुए ये पार्ट अब कितना हो चुका है, 10 into 10:4 किलोग्राम का हो चुका है। मास आपको उठाना था 10:4 किलोग्राम का ही, लेकिन क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कंसिडर कर रहे थे, तो दिस इज गोइंग टू बी 10 into 10:4, और इनटू आ जाएगा जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या है, 3 into 10⁸. क्या आप ये सॉल्व करके मेरे को बता सकते हो वैल्यू क्या आएगी? 3 into 3 into 10 to the power 3.3 into 10 to the power minus 3. ओके, 3 into 3, 3.3 3.3 into to the power minus 3. -3। सो ये हो जाएगा हमारा एरिया उस रोप का। अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि रेडियस कैलकुलेट करो इस वायर की, तो इसका क्रॉस सेक्शन जो आपको दिखाई पड़ेगा, दैट क्रॉस सेक्शन विल बी, कैसा दिखाई पड़ेगा बताओ? Circle. सर्कल, वेरी गुड। और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी 3.3 into 10⁻³ और यहां से अगर आप रेडियस कैलकुलेट करोगे तो आर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, ये पाई और 3.3 ऐसा समझ लो कैंसिल हो जाएगा ऑलमोस्ट, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी, बताओ क्या आएगा? One by 10 root 10. 1/√10 into to 10. 10⁻², इतने मीटर हो जाएगा आर का वैल्यू, राइट? यस और नो? Yes. सो जस्ट फाइनली सॉल्व इट, जो वैल्यू आएगी उतनी रेडियस का आपको ये जो पूरा वायर है उतनी रेडियस का आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अगर उससे कम रेडियस का होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, राइट? सो ये है हमारे पास इलास्टिसिटी के नॉलेज का पहला यूज, कि हम क्रेन या लिफ्ट, इनके सबके जो रोप्स हैं, मेटालिक रोप्स जो हमें बनाने होते हैं, उन मेटालिक रोप्स को इस मेथड से डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, डाउट है तो प्लीज आस्क। डोंट वरी अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट तो आप कैसे भी करके कर लोगे, बट द थिंग इज दैट कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि हम आखिर कर क्या रहे हैं इसके अंदर। सो बेसिकली हम इसको डिजाइन करते हैं सबसे पहले तो यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, यूटीएस के ऊपर नहीं डिजाइन किया जाता है। यूटीएस पे क्यों नहीं डिजाइन किया जाता है, तो उसका रीजन मैंने आपको बताया कि अगर यूटीएस के ऊपर डिजाइन किया जाएगा तो वो एलोंगेट होना चालू हो जाएगी, डिफॉर्मेशन परमानेंट होना चालू हो जाएगा, और परमानेंट डिफॉर्मेशन की वजह से ऑब्जेक्ट पर थोड़ा सा भी लोड अगर बढ़ गया इस यूटीएस से तो ब्रेक कर सकती है, वो हमें नहीं होने देना है।
and that is the main reason why we don't design the objects or the things on that UTS basis. UTS के ऊपर हम नहीं डिजाइन करते हैं, we just design it on yield strength, क्योंकि यहां तक ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल लेंथ और जो जो कुछ भी है उसका ओरिजिनल डायमेंशन उसको वो रीगेन कर सकता है, इलास्टिक लिमिट में होता है वो. सो दिस इज द फर्स्ट यूज. दूसरा वाला जरा इंटरेस्टिंग है. ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा गर्डर्स यूज होते हैं. देखा है क्या गर्डर? गर्डर देखा है क्या किसी ने? एनीवन? नो सर. नहीं देखा है. चलिए मैं आपको बताता हूँ. लोड अप्लाई किया हुआ है, वॉट एवर अमाउंट ऑफ लोड आई एम अप्लाइंग टू दिस, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय W. ठीक है. तो अब जरा समझो, अगर मैं इसको ऐसे रख के और फिर बीच में ऐसे फोर्स लगाता हूं तब ये ज्यादा बेंड होगा, या ऐसे रख के और फिर बीच में फोर्स लगाता हूं तब ज्यादा बेंड होगा? डू यू गाइज हैव अ स्केल? स्केल है क्या आप लोगों के पास? एनीवन फ्रॉम यू? किसी के पास भी? ऑन दिस मोमेंट? Yes, sir. सो बच्चे, स्केल को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उसकी दो चीजें तुमको मिलेंगी. एक तो जब आप स्केल को ऐसे रखते हो, लाइक एकदम इस तरीके से जिसपे आप डिजिट्स को क्लियरली देख पाओ और ये स्ट्रेट लाइन खींचने के मूड में आ गए हो आप, राइट? तब उस टाइम पे अगर आप बीच में लोड अप्लाई करोगे तो आपकी स्केल क्या होगी? बीच में से बेंड हो जाएगी. यस और नो? यस सर. यस सर. सबने फिर से ऑफ कर दिया. हो 2 मिनट नहीं देखो इनको वीडियो ऑफ करने का एकदम वो हो जाता है सर. हाँ बस कर देते हैं. चलो देखो फटाफट ऑन करो यार, ऑन करो फटाफट. हाँ ये आर्यन अनुष्का, अब तुम लोग तो नॉट फेयर. राहिल भाई घेर पहुंचा तुम्हें कि नहीं? वीडियो तो ऑन कर दे यार राहिल, फिर क्यों ऐसा कर रहा है तू? हो बहुत दिनों के बाद ये अच्छा दिखा है. अमेजिंग. चलिए, सो ये है मेरे पास वो स्केल जिस पर अगर मैं बच्चे बीच में यहां पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगी. आपको ये डिफ्लेक्शन क्लियरली विजिबल होगा अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो यहाँ पे, राइट? Yes, sir. तो जब मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूं तब डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, या जब मैं इसको ऐसे प्रेस करूंगा तब डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा? बताओ बताओ बताओ, सोच के बताओ. सर जब आप स्केल को फ्लैट रखोगे. पक्का मानो? पक्का. फिर से सोच लेना तुम लोग, क्योंकि अगर तुमने ये बोला है ना तो फिर अब मैं उसी को सही मान लूंगा, और एक बार अगर मैं उसको सही मान लिया मैंने तो फिर मैं उसी के बेस पे पूरी थियरी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. ध्यान रखना. सो आपको चेंज करने का टाइम नहीं मिलेगा. फिर से एक बार समझ लो सिचुएशन क्या है. मैंने इसको ऐसे लिया और फिर मैंने बीचों बीच में फोर्स अप्लाई करना चालू किया. ऐसी कुछ बेंड हुई है, देख लो. ऐसा ये बेंड हो गई, ठीक है? और ये बेंडिंग आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब मैं फोर्स को ऐसे अप्लाई कर रहा हूं. ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ी है और फोर्स मैं इसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर रहा हूं. तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स ऐसे बीच में अप्लाई करूंगा यार, बड़ा ही बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए, सही बता रहा हूं. मैं पूरी ताकत अपनी लगा रहा हूं बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू डिफ्लेक्ट इट. मैं डिफ्लेक्ट नहीं करवा पा रहा हूं. तो मेरे को बताओ इन दोनों कंडीशन में ऐसा तो क्या चेंज हो गया है कि एक में बेंडिंग भयंकर हो रही थी और एक में बेंडिंग तो जीरो जैसी नजर आ रही है? Area of cross section. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरे फॉर्मूले में से गायब है दोस्त. कोई बात नहीं, वेल ट्राइड. Depth and width. सॉरी, कहीं ना कहीं आंसर बहुत सही जा रहा था बट मेरे को क्लियर आवाज नहीं आई दोस्त आपकी. Depth and width. यस यस अनिकेत, बट अभी भी इसमें बहुत प्रिसाइज हुआ जा सकता है. अनिकेत ने मुझे 2 ऑप्शन दिए हैं, मैं इसको एक में कन्वर्ट करना चाहता हूं. एक ही चीज के ऊपर क्या खास चेंज हुआ है?
तो यार फर्स्ट में तुम देखो तो डेप्थ इसकी सिर्फ इस स्केल की थिकनेस के इक्वल थी, इतनी थी इसकी डेप्थ। यस और नो? फर्स्ट यस केस सर। में इसकी डेप्थ सिर्फ ये इतनी थी जितना स्केल का ये थिकनेस वाला पार्ट है वो। लेकिन भाई सेकंड केस के अंदर थिक डेप्थ देख कितनी हो गई है, यहां से लेकर के यहां तक इतनी ज्यादा ये डेप्थ हो चुकी है। अरे यार, आया क्या ये बात समझ में? इतनी डेप्थ हो चुकी है। सो यस पहले सर। केस में डेप्थ बहुत कम थी, दूसरे केस में डेप्थ क्या हो चुकी है? बहुत ज्यादा। चेक करो, डेल्टा वॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब, था कि नहीं था? Yes, sir. तो जहां डेल्टा कम होगा, जहां डी कम होगा, वहां डेल्टा कैसा हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट? Yes, sir. तो हमने क्या किया, इस केस में डेल्टा बहुत, ये डी जो था वो बहुत कम था, डी बहुत कम था। तो इस केस में डिफ्लेक्शन कैसा आ रहा था? देख लो कितना भयंकर डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये मैं अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, इतना इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये डिफ्लेक्शन का लेवल है। लेकिन अगर मैं इसी को डेप्थ को इंक्रीज कर दूं, ये डी को अगर मैं बढ़ा करके देख लो, मैंने इससे बहुत ज्यादा टाइम्स बढ़ा दिया हुआ है। तो जब मैं इतना ज्यादा डेप्थ को बढ़ा देता हूं तो मैं फोर्स कितना भी अप्लाई करूं, अब इसका डिफ्लेक्शन नहीं होता है, बहुत कम होता है। लाइक माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाओगे तभी आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। गिव मी अ थम्स अप अगर ये कहानी आप समझ पाए तो। स्टिल आई एम सेइंग दिस इज सर वन मेरे ऑफ द, को डेथ वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। यस यस मानो, समझिए फिर से। मानो पहले केस में जब आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा था ना बच्चे, तब डेप्थ उसकी ये इतनी थी, दिस वाज द डेप्थ, डी ये इतना था, राइट? सेकंड केस में जब तूने इसको ऐसे रख दिया, तब तेरी डेप्थ ये इतनी हो गई, इतनी डेप्थ हो गई, राइट? यस तो सर। एक केस ऐसा है और दूसरा केस ऐसा है। ये वाले केस में डेप्थ ये इतनी है और दूसरे वाले केस में डेप्थ ये इतनी पूरी हो ओके। जाती है। अरे यार, टप्पी बढ़ी गया ये। हाँ 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 सर हुआ। ओके ओके ठीक है। सो सेकंड केस में क्योंकि डी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली डेल्टा क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर है क्या ये बात? यस सर। तो डेप्थ को इंक्रीज कराने के चक्कर में हम क्या करते हैं? डेप्थ को इंक्रीज कराने के चक्कर में हम करते ये हैं कि हम ऑब्जेक्ट को, जो हमारी जो भी ऑब्जेक्ट होती है, उस ऑब्जेक्ट का डेप्थ इंक्रीज कराने के लिए हम उसको आई सेक्शन के अंदर रख देते हैं। और आई सेक्शन में जब आप इसको ऐसे रख दोगे तो उस टाइम पे फोर्सेस के लगने की वजह से कोई खास डिफ्लेक्शन होगा नहीं, कोई डेल्टा ज्यादा आएगा नहीं, और डेल्टा ज्यादा नहीं आएगा तो आपका ब्रिज सेफ रहेगा। बट व्हेन यू विल प्लेस योर ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस, तो लोड की वजह से ये ऐसे दबता चला जाएगा, पुश डाउन होता चला जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो अगर ऐसा है तो मस्त है, मजेदार है, धमाकेदार है, अच्छा है, बढ़िया है, सब ठीक है। लेकिन ऐसा है तो खतरा है बॉस, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, चलते चलते टूट गया पता चला ब्रिज, नहीं चलेगा। क्लियर है क्या? यस ए सर। भाई हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ यस सर क्लियर है। राहिल साहेब शू कहो छो, खबर पड़ी आमा? यस सर। ये इसने ये थोड़ा सा ही कुछ बोला बस, उसके बाद बंद हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। आज आज इसने वीडियो तो कम से कम ऑन किया, ये बड़ी बात है। थैंक यू राहिल। वेलकम। हाँ, अरे अच्छा, मीटिंग के लिए तो मेरे को टाइम भेज रहा है क्या राहिल? सर शाम तक भेज देता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, चलिए। सो बेसिकली मेरा टारगेट क्या था, आपको ये एक्सप्लेन करना कि डेल्टा के केस में क्या होता है। अब अगर आप नोट्स को ओपन करके बैठे तो आपको पता चलेगा, वहां पे 3 टाइप के सेक्शंस आपको दिए हुए हैं। एक तो है ऐसा रेक्टेंगुलर आई टाइप का स्ट्रेट सेक्शन, है ना? ये तो ये सबसे ज्यादा मजबूत है।
ये सबसे ज्यादा मजबूत है एक तरीके से। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको और इसको मैं देखूं, दो सेक्शंस को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो दोनों के अंदर मुझे चाहिए एक कॉलम, इतनी बड़ी कॉलम चाहिए, राइट? मुझे इतनी बड़ी एक कॉलम चाहिए। तो अब इस कॉलम को मैं दो तरीके से बना सकता हूं। एक तो मैं पूरा ये रेक्टेंगुलर स्लैब ही दे दूं, और दूसरा मैं इसको आई सेक्शन में कट कर दूं। अपन गुजराती लोग जो हैं, हमें एक चीज पता है कि यार कोस्ट कटिंग कैसे करनी है, बहुत अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं है? यार कोई चीज बन रही है, उसके अंदर कितना अपन बचा सकते हैं, क्वालिटी तो देनी है, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन साथ में अगर पैसे बचा सकें तो एथी सारू कई ना होए, होता है क्या इससे अच्छा? उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। तो अपन क्या देखते हैं कि यार इसमें मजबूती बहुत ज्यादा है, बहुत मजबूत है, और इसमें मजबूती बढ़िया है, मतलब फर्स्ट क्लास मजबूती है इसके अंदर। इसमें ग्रेट सॉलिड स्ट्रेंथ इसमें आ रही है, जोरदार स्ट्रेंथ आ रही है, और इसमें गजब यानी अच्छी है। इसके कंपैरिजन में कम है, बट अच्छी है। ऐसा है कि चल जाएगा, बहुत आसानी से चल जाएगा। तो एक गुजराती मानस होवाना कारणे આપણે વિચારીશું કે इतने मटेरियल का पैसा ज्यादा केम देवानु, होए देवानु आनु पैसो देना चाहिए अपने को, ये इतने मटेरियल का, बोलो बोलो। नहीं देना चाहिए। जब स्ट्रेंथ इसमें अपने को डिसेंट मिल जा रही है, और काम अपना इस सेक्शन से चल जा रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो व्हाई शुड वी पे मोर अमाउंट फॉर दिस? नहीं पे करना चाहिए। एंड बिकॉज अमाउंट हमें ज्यादा नहीं पे करनी चाहिए, तो हम मतलब अपना कोस्ट इफेक्टिवनेस चेक कर लेते हैं, और उस कोस्ट इफेक्टिवनेस में ये आई सेक्शन हमें कैसा लगता है, सबसे बेस्ट लगता है। एंड दैट्स व्हाई मेजॉरिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर आपको ये आई सेक्शन की चीजें दिखाई पड़ती होंगी। ब्रिजेस के अंदर खास करके गर्डर्स बनाने में आई शेप का यूज किया जाता है। रीजन बीइंग डेप्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, एंड डेप्थ के इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, डेल्टा डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिनिमाइज होने की तरफ चले जाता है, बहुत कम हो जाता है। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, कहीं इससे तुम मिसलीड तो नहीं हो रहे हो ना? देखो ये जो सेक्शन है ना बच्चे, वो सेक्शन कुछ ऐसा है, हाँ, मिसलीड नहीं हो जाना इस बात से। दिस सेक्शन इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा ये पीछे की तरफ एलोंगेटेड है। तो ये 3D व्यू है, लेकिन इसको क्योंकि आप 2D में विजुलाइज कर रहे हो, इसीलिए आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। ये ऊपर की तरफ स्लैब में यहां तक मटेरियल अपन ने फिल कर रखा हुआ है ऐसा, और यहां पर हमने मटेरियल फिल कर रखा हुआ है। लेकिन एज आई टोल्ड यू, जो आपने पीछे मैंने आपको जो इमेजेस दिखाए थे, उन इमेजेस को अगर आप कोरिलेट करो, तो अब आप क्लियरली उनको कोरिलेट कर पा रहे होगे कि यस, ऊपर वाले पार्ट में कुछ फ्लैटन रेलवे ट्रैक लाइक दैट सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। रेलवे ट्रैक, अरे देखा है ना? यस सर। तो यस, तो उसी के जैसा, उस ट्रैक के जैसे सिचुएशन की मैं आपको बात कर रहा हूं। इस तरीके का सेक्शन हम डिजाइन करते हैं ब्रिजेस को बनाने के लिए, इनको गर्डर्स कहा जाता है। डाउट किसी को, क्यों आई शेप के बनाए जाते हैं गर्डर्स? नो सर। तो आंसर, जब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा व्हाई गर्डर्स आर गिवन आई शेप, तो योर आंसर विल बी knowledge of elasticity says that the deflection occurred in a beam जिसकी लेंथ L है, B breadth है, and D depth है, is given by delta equals to WL cube divided by 4BYD cube. So for minimizing the value of deflection or delta, we can increase the value of B or we can increase the value of D. बट ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बी, तो ये बी जब आप इंक्रीज करते जाओगे प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि बी और ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन में, और ये क्यूबिकल इनवर्स प्रोपोर्शन में चल रहा है, यानी इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया तो ये वैल्यू भयंकर डिक्रीज हो जाएगी, क्यूबिकली इफेक्ट आएगा दोनों पे।
तो इसीलिए हम ज्यादा प्रेफर किसको चेंज करने में करते हैं? डी को चेंज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्लियर है क्या सबको? यस सर। Yes. So after understanding this part, now we are moving with the last, application of elasticity का knowledge. And that says you कि एक अर्थ के ऊपर जो माउंटेन है, उस माउंटेन की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? तो किसी को पता है अपनी अर्थ पर का जो मैक्सिमम हाइट वाला कोई माउंटेन है, उसकी हाइट कितनी है? नाम क्या है उसका? Mount Everest. Mount Everest. And the height for Mount Everest is, I think, 8848, right? Yes, sir. और इसके बाद आता है K2, शायद गॉडविन ऑस्टिन नाम है इसका, ऐसा ऐसा कुछ है। सेकंड पे गॉडविन ऑस्टिन आता है, नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? Yes, sir. शायद से यही है। चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो +1 टू मी, बिकॉज मेरे को याद है। हा, हा, हा। Yes, sir. Second largest in world. यार सही बोला था मैंने, तू भरोसा नहीं कर रहा है दोस्त। मीटर की मैक्सिमम हाइट है हमारे पास, जो अर्थ पर का सबसे बड़ा माउंटेन है, दैट इज द माउंट एवरेस्ट। तो अब हम समझते हैं कि क्यों मैक्सिमम हाइट यही हो सकती है, क्या इससे बड़ा कोई माउंटेन बनना पॉसिबल है? तो आंसर इज नो, माउंटेन इससे बड़ा बनना पॉसिबल नहीं है। क्यों? तो वो अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, अर्थ का जो शेप है ना, लोग बोलते हैं राउंड है। आंसर इज, अर्थ जब बनी थी तो उस टाइम पे बड़े अजीबो गरीब शेप में थी, राइट? ये आपकी अर्थ है, दिस इज योर अर्थ। अब तुम बोलोगे सर क्यों गुमराह कर रहे हो, कुछ भी बना दिया। मुझे इसमें ऐसा है कि जब वो किसी बड़े सोलर सिस्टम के अंदर से टूट करके और फिर निकली, तो कुछ पार्ट उसके दब गए, कुछ पार्ट उसके जो उठ गए, जो उठे हुए पार्ट है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल एज माउंटेन्स। तो इन माउंटेन्स की जो मैक्सिमम हाइट है वो 10 किलोमीटर से बढ़ नहीं सकती है, 10 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। तो अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तो उसका रीजन क्या है कि व्हाई एनी माउंटेन ऑन द अर्थ कैन नॉट एक्सीड द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर? तो चलिए वो हम समझते हैं बाय द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी। हेलो वेदांत। ओके, सो लेट्स से ये हमारी अर्थ है, थोड़ा स्फेरिकल टाइप का बना करके, और फिर उसके बाद हम, अरे आज भी आपका माइक नहीं चल रहा है क्या वेदांत? और ये माउंटेन मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि ये उसका माउंटेन है, और इस माउंटेन की मैक्सिमम हाइट कितनी है वो हमें निकालना है। तो माउंटेन जो है वो किसका बना हुआ होता है, किसी को पता है क्या? क्या होता है उसके अंदर? रॉक। रॉक होती है, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है, रॉक होता है। उस रॉक की डेंसिटी क्या होता है? उस रॉक की डेंसिटी क्या होती है? तो जिन रॉक्स का वो बना हुआ होता है, उन रॉक्स की ऑन एन एवरेज जो डेंसिटी होती है, वो वाटर की डेंसिटी का 3 टाइम्स होती है। एंड वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1000, या इसी को हम बोलते हैं 10:3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसका 3 टाइम्स कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विच इज द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स जिनसे हमारा माउंटेन बना हुआ होता है, राइट? यस तो सर। ये वो डेंसिटी ऑफ द एवरेज डेंसिटी ऑफ द रॉक्स है। अब डेंसिटी तो मिल गई है, ये जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, जो इलास्टिक लिमिट जिसकी मैं बात करूं, इसकी जो इलास्टिक लिमिट है, दैट इज 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इलास्टिक लिमिट ऑफ रॉक, ये जो रॉक, जिन रॉक्स से ये मिलकर के बना हुआ होता है, उन रॉक्स की जो इलास्टिक लिमिट होती है वो 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जितनी होती है। तो अगर मुझे इस स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं ये स्ट्रेस को इक्वेट करूंगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से, राइट? और ये फोर्स बाय एरिया उस एक्सर्टेड प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और अगर इतनी बड़ी कॉलम हम अज्यूम करें ग्राउंड से, तो उस कॉलम प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, शायद आपने हाइड्रोलिक्स के अंदर पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत याद है क्या किसी को, क्या होता है कॉलम प्रेशर का फॉर्मूला? किसी को भी पता हो? कोई बात नहीं। सो द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, जो ये जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला, कॉलम प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी टाइम्स एच। तो यहां हम रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज को, रो इंटू जी इंटू एच। एच इज द थिंग जिसको हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं इक्वेशन का। So H equals to sigma divided by rho times G. What is the value of sigma? That is this much. 3 into 10⁸ divided by what is the value of rho? Rho is the density of the typical type of rock. तो वो कितनी है? 3 into 10⁻³ and G को मैं 10 consider कर ले रहा हूँ। 3 और 3 cancel. So this will be 10⁴ मीटर। सारी वैल्यूज एसआई में हैं, इसीलिए आंसर भी जो आएगा वो किस में होगा? एसआई में होगा, यानी ये मीटर में ये वैल्यू होगी। और 10⁴ मीटर का मतलब है 10,000 मीटर, और 10,000 मीटर का मतलब क्या हुआ? 10 किलोमीटर। सो माउंटेन की हाइट जो है वो 10 किलोमीटर को एक्सीड नहीं कर सकती है। डाउट किसी को? क्यों माउंटेन की हाइट 10 किलोमीटर को एक्सीड नहीं कर सकती है इस बात में? अच्छा सोचो, अगर कोई माउंटेन ऐसा हुआ जो 10 किलोमीटर की हाइट को एक्सीड कर गया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? क्या होगा? जमीन फट जाएगी। एग्जैक्टली जमीन हमारी जो है वो कोलैप्स होना चालू हो जाएगी। एंड क्योंकि कोलैप्स होना चालू हो जाएगी तो होगा ये कि ये पार्ट जो है, ये पार्ट नीचे आएगा, और ये नीचे आएगा तो यहाँ इसके ऊपर वाला पार्ट भी नीचे आ जाएगा, और फिर इसके ऊपर वाला पार्ट, ऐसा करते करते पूरा ये जो आपको माउंटेन दिख रहा था, और माउंटेन एक हिली एरिया टाइप में बन जाएगा। ठीक है? सो ये जियोग्राफी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत कुछ पता होगा इसके बारे में। ज्यादा इसके डिटेल में अपन नहीं जाते हैं। बात ये है कि अगर इससे ज्यादा हाइट का अगर कोई माउंटेन आपके पास आता है तो माउंटेन अर्थ के ऊपर सस्टेन कर सकता नहीं है। सिमिलरली आप कितनी ऊंची मैक्सिमम बिल्डिंग बना सकते हो, तो वो भी इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। वैल्यूज रख दो यहाँ फॉर्मूले के अंदर, रो जी एंड एच में किस टाइप का रॉक आप यूज कर रहे हो, किस टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हो, उसका एवरेज डेंसिटी रख दो, जी रख दो, एच रख दो, और उसका सिग्मा आपको पता ही होगा। फाइनली रेशियो लेकर के आंसर बता दो कि हाँ इससे ज्यादा हाइट हो पाएगी नहीं। सो जहां मानो बैठा हुआ है वहां पे वर्ल्ड की टॉलेस्ट, राइट मानो? यस, तो बनी हुई है डेफिनेटली, बट क्या उससे भी टॉल बनाई जा सकती है? आंसर इज यस, लेकिन बनाने में खतरा है। बिल्कुल, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी भी चीज कहीं मिस हो गई तो सारा का सारा कोलैप्स कर जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी दोस्त। किसी को दिक्कत इतने पार्ट में? क्या ये 3 केसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए। वन वाज क्रेन की डिजाइनिंग किस तरीके से की जाती है, क्रेन का ये जो मेटालिक रोप है उसकी डिजाइनिंग कैसे की जाती है। दूसरा हमने समझा गर्डर्स को आई शेप का क्यों बनाया जाता है। तीसरा हमने समझा मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन्स ऑन अर्थ। ये 3 चीजें हमने समझी हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट है प्लीज आस्क। So no issues. We are going to have a short break of 5 minutes. So just chill for that. So
व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तुषार? Sir, the energy possessed by a body due to the virtue of its position. वेरी गुड। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, बॉडी ने जो भी एनर्जी स्टोर करी है अपनी पोजीशन की वजह से, उसको हम कॉमनली पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। When I'm talking about elastic potential energy, तो मैं क्या कर रहा हूं, सुनना बात को ध्यान से। लेट्स अज्यूम कि एक मेरे पास कोई वायर है, ये एक वायर है, चलिए मान लेते हैं, पेन दिख रही है आपको लेकिन वायर अज्यूम करके चलो, या वायर ही ले लेते हैं, मेरे पास पड़ा हुआ है, सो मैं वायर ही ले लेता हूं। ये मेरे पास एक वायर है और इस वायर को मैं क्या कर रहा हूं, आई एम स्ट्रेचिंग इट, मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूं। स्ट्रेच करने की प्रोसेस में होगा क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जानते हो क्या आप लोग, क्या होते हैं ये, बताओ बताओ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा आपने। Attraction between the force of attraction between molecules. यस, मॉलिक्यूल्स एक एटम के जो अंदर होते हैं उसकी अगर हम बात करें, लाइक कोई भी आपने एलिमेंट कंपाउंड लिया, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी इंटर एटॉमिक फोर्स लगेगा, इनके बीच में भी एक फोर्स लगेगा जो इसमें होने वाले चेंज को क्या करने का काम करेगा, अपोज करने का काम करेगा, चेंज होने नहीं देगा, राइट। सो जो फोर्स आपने अप्लाई किया, इस फोर्स ने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने का ट्राई किया, बट इस चेंज करने के ट्राई में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर देयर, वहां पर प्रेजेंट थे। अब हुआ क्या, आपने तो फोर्स लगाया था, सो आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं, इनकी वजह से एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जो वर्क डन आप करते हो, जो वर्क आप करते हो, वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और जो एनर्जी स्टोर होती है, इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक एनर्जी बोलते हैं। सो वायर को आपने स्ट्रेच किया, थोड़ा बहुत वो स्ट्रेच हुआ, अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ गए, उन फोर्सेस ने अट्रैक्ट करना चालू किया सारे एटम्स को, और वो जो एटम्स को अट्रैक्ट करने की प्रोसीजर थी, आप तो वर्क कर रहे थे, आप तो वर्क करते जा रहे थे, उस वर्क करने की प्रोसीजर के अंदर ये जो मटेरियल्स अपने आप को अट्रैक्ट करने लगे, जो वर्क आपका था वो जिस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक एनर्जी, और समटाइम्स आल्सो रिफर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो मेरे को इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, नील, कैन यू रिपीट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक एनर्जी? नील? Sir, the work done in stretching the wire when it is stored is called elastic. ओके, थोड़ा थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके कोई बता सकता हो तो। So when you are stretching a wire, the interatomic forces opposes these change, ये जो change है उस change को interatomic forces क्या करते हैं, resist करते हैं, रोकने का काम करते हैं, stop करने का काम करते हैं। But the work done which you are doing, तो जो work आप कर रहे हो, that is being stored in the form of energy, and that energy is known as elastic potential energy. Aniket, can you try? सर अभी ज्यादा क्लियर नहीं है सर। अच्छा ऐसा है, एक बार फिर से डिफाइन करूं क्या? यस सर। नो प्रॉब्लम। बताइए अनिकेत साहब, ये क्या है?
सर रोप। वायर है, राइट? यस सर। तो इस वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ. सो अ वायर इज बीइंग स्ट्रेच्ड. सो व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड, जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूंगा उसी टाइम पर इसके जो एटम्स हैं, उन एटम्स के बीच में एक इंटर एटॉमिक फोर्स एक्ट करना चालू कर देगा. और वो करेगा क्या, वो इस चेंज को अपोज करने का काम करेगा. वॉट एवर चेंज आई वॉन्ट टू मेक इन द वायर, this interatomic force will not let it happen. ये जितना भी मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसे, वो तुरंत ही इंटरएटॉमिक फोर्स स्ट्रेच किया, इंटरएटॉमिक फोर्स आया पिक्चर में, और वो इंटरएटॉमिक फोर्स क्या करता है, चेंज को अपोज करने का काम करता है. एंड तुमने क्या किया, जो स्ट्रेच किया तुमने, उस स्ट्रेच करने की प्रोसीजर में तुमने इन इंटरएटॉमिक फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क किया. समझो बात को. सबसे पहले वायर को आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है. और वायर को जैसे ही आप स्ट्रेच करोगे, एक चीज होगी, और वो ये कि उसके इंटर एटॉमिक फोर्सेस प्ले में आ जाएंगे. और ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या करेंगे, चेंज होने से रेजिस्ट करेंगे. तीन पॉइंट हो गए. बट आप तो वर्क किए जा रहे हो. वर्क जो है दैट इज डन against these forces, against these forces. And hence क्योंकि आप इनके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो, तो एक एनर्जी स्टोर होती है. एंड उसी एनर्जी को, जो एनर्जी स्टोर होती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक एनर्जी, और समटाइम्स आल्सो रिफर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. So when a wire is stretched, the interatomic forces comes into play, which oppose the change, and work is done against these forces, and the energy stored due to this is known as elastic potential energy. अभी क्लियर है क्या अनिकेत? यस सर। बोल दो यार. डेफिनेशन मतलब थोड़ी वैसी है। तो ये मैंने कीवर्ड्स लिख रखे हैं यार, तू यूज कर सकता है. सर एक बना के देखता हूँ सर, पता नहीं सही होगा कि नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ यार. Work done against these forces, work done against the intermolecular forces which acts due to the stretching of wire. When a wire is stretched, the interatomic forces comes into play, which oppose the change, and work is done against these forces. The energy stored in this process is known as elastic potential energy. चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम देते हैं अनिकेत को. आर्यन से पूछ लेते हैं. आर्यन बता पाएगा डेफिनेशन? Sir, the work done by the interatomic forces is equal to negative of change in elastic potential energy. क्या बोल रहा है यार तू आर्यन? कहाँ लेके जा रहा है? चलो कोई नहीं, शिखर बता देगा अब. When a wire is stretched, the interatomic forces comes into the play, which resist or opposes the change. Work is done against these forces. ये जो work आप करते हो, that is done against these forces. ये जो interatomic forces हैं, उनके against आप ये work करते हो. And hence the energy stored in the wire, that energy is known as elastic potential energy.
सो बेसिकली हमको इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन निकालना है जो कई बार 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है एग्जाम्स में। सो लेट्स अज्यूम, हम एक अजम्पशन कर लेते हैं कि एल लेंथ वाला अपने पास कोई एक पूरा वायर है। ओके, सो पूरे वायर की जो लेंथ है दैट इज स्मॉल एल। पूरा जो हमारा वायर है जिसकी हम लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं उसको हम स्मॉल एल कंसिडर करके चल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज स्मॉल एल लेंथ का वायर। नाउ इसके ऊपर हम ये जो वायर है उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमको स्ट्रेच करना होता है, उसको स्ट्रेच करना है तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो एफ अमाउंट ऑफ फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन दैट वायर, दूसरा पॉइंट हो गया। एंड यंग मॉडुलस ऑफ दैट वायर इज कैपिटल वाई। कैपिटल वाई इज द यंग्स मॉडुलस। सो वाई अगर मैं आपसे बोलूं कि वाई डिफाइन करो तो इट विल बी, बताओ, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और स्ट्रेन इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। और इस स्मॉल एल लेंथ में से जितनी लेंथ मैं कंसिडर करके चल रहा हूं दैट कंसिडरिंग लेंथ है, जितना मैंने कंसिडर किया है लेंथ को दैट इज कैपिटल एल। जितने पार्ट की मैं स्टडी कर रहा हूं उस पार्ट की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है। सो F डिवाइडेड बाय A, दिस इज द स्ट्रेस, और अपॉन क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन हो जाएगा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन हम कितना अज्यूम करके चल रहे हैं, स्मॉल x अज्यूम करके चल रहे हैं। अब चलिए, जब आप इसको खींचेंगे, जब आप इस वायर को ऐसे स्ट्रेच करोगे तो उस स्ट्रेच करने की प्रोसेस में देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट। ये आपका वायर है, जब आप इसको ऐसे खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, कुछ बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आएगा। एंड लेट्स अज्यूम दैट डिस्प्लेसमेंट टू बी dx जितना। सो अगर यहां से मैं आपको बोलूं फोर्स कितना लगाया हुआ है, सो F कैन बी रिटन एज YAX डिवाइडेड बाय L। ये इतना फोर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, दैट इज dx। और क्योंकि ये जो फोर्स है वो x पर डिपेंडेंट है, हेंस वी कैन से दैट दिस फोर्स इज वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्सेस से वर्क डन जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में निकाल करके इंटीग्रेट करके किया जाता है। सो दिस dw विल बी, dw का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू w, और वो dw हो जाएगा हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रिप्लेस करो, फोर्स की वैल्यू कितनी है, YAX डिवाइडेड बाय कैपिटल L, dx हमारा एज इट इज। बताओ लिमिट क्या होंगी यार इस इंटीग्रेशन की, व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो पूरे वायर की लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है, तो मैं 0 से लेकर के स्मॉल एल लेंथ पर पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर दे रहा हूं। थैंक यू शिखर, करेक्ट है। सो y, a and l, these terms are the constants। तो इनको अगर हम constants को बाहर निकाल लें तो it is going to be x dx। इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और लिमिट जो है दैट इज 0 टू l। एडवांस के बच्चे हो इसलिए मैं पूरी लिमिट्स की कहानी नहीं बताऊंगा, सीधे अपर लिमिट रखोगे और माइनस करके क्या कर दोगे, लोअर लिमिट। सो ये हो जाएगा YA डिवाइडेड बाय कैपिटल L इंटू L स्क्वायर बाय 2। ये आ जाएगा आपके पास वर्क डन, इतना वर्क डन आपने किया है। एंड यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो जितना आपने वर्क डन का इक्वेशन लिखा हुआ है YAL स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल L, YA इंटू L स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल L, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, जिसको मैं U से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डाउट है क्या किसी को इसमें? अरे सिंपल यार, जितना वर्क No, आप sir. कर रहे थे इस वायर को स्ट्रेच करने के अंदर, उसी वर्क को हमने पहले फाइंड आउट किया, कितना वर्क अपन ने किया हुआ है। तो वर्क फाइंड आउट करने की प्रोसीजर क्या है, पहले फोर्स पता करो, कौन सा फोर्स डिफॉर्मेशन ला रहा है।
तो जो हमने अप्लाई किया हुआ था उस फोर्स का हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया और फिर हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लाइक dx जितने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कंप्यूट करके इंटीग्रेट कर दिया पूरी लेंथ के ऊपर। तो ये मेरा जो आंसर आया दैट इज YAL²/2L, वो मेरा वर्क डन हुआ और उतनी ही एनर्जी क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगी। तो U = YAL²/2L, ये आ गया अपना आंसर। लेकिन अभी इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें तरीके होते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हैं उसको हम समझते हैं और अल्टीमेटली फाइंड करते हैं कि यार एक्चुअली क्या फॉर्मूला आता है। तो अगर ये YA/L की मैं बात करूं, ये जो YA/L है ये इतना पार्ट, राइट, अगर इसी में एरिया कहीं पे मिल जाए तो YAX/L ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, राइट। सो इस x की जगह पे हम पूरे वायर की लेंथ को अगर रिप्लेस करें तो दिस इज गोइंग टू बी YA लेंथ इनटू कैपिटल L इनटू स्मॉल l डिवाइडेड बाय 2, दिस इज गोइंग टू बी U। और ये टर्म मेरा किसके इक्वल है, F के इक्वल है। देखो जितनी पार्ट की जब मैंने लेंथ x अज्यूम करी हुई थी तब यहां पर मैंने x लिखा था, अब मैं कितना डिफॉर्मेशन ले रहा हूं, L जितना डिफॉर्मेशन ले रहा हूं। तो उस टाइम पर इक्वेशन हो जाएगा YAL डिवाइडेड बाय कैपिटल L इनटू L/2 दैट इक्वल्स टू U। और ये जो टर्म है दैट इज नथिंग बट द फोर्स, सो दिस विल बी 1/2 F इनटू L दैट इक्वल्स टू U। बट समटाइम्स दे आस्क यू फॉर एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी इज व्हाट, जैसे मास डेंसिटी आप फाइंड आउट करते थे, मास डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वैसे ही एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय अरे यार, मास डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, यस। और ये जो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो मास डेंसिटी को हम डिफाइन करते थे मास अपॉन वॉल्यूम से, और एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से। सो ये एनर्जी है हमारे पास, अब इसको हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना है। सो लेट्स चेक इट आउट। सो y टू जो इक्वेशन बन u इक्वल्स टू जो अपनी इक्वेशन बन रही थी दैट वाज 1/2 टाइम्स FL, और जब इसको हमने पूरा एलोंगेट करके देखा तो इट वाज 1/2 YAL² डिवाइडेड बाय कैपिटल L, ये अपनी फाइनल इक्वेशन आई थी। अगर हम यहां से एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहें विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u, वो हो जाएगा कैपिटल U डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्योंकि अभी मैंने आपको लॉजिक बताया, जब आप बात करते हो मास डेंसिटी की तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हो, जब आप एनर्जी डेंसिटी की बात करोगे तो आप एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। सो रख देते हैं वैल्यूज, 1/2 एज इट इज YAL² डिवाइडेड बाय L भी एज इट इज, वॉल्यूम से डिवाइड करना है। क्या करोगे, कैसे डिवाइड करोगे वॉल्यूम से, हेलो, वॉल्यूम इक्वल्स टू सिंपल, अपने पास एक इक्वेशन आएगी, बताओ क्या इक्वेशन आएगी, एरिया इनटू लेंथ, जितना वायर आपने कंसिडर किया हुआ है उस वायर की लेंथ इनटू उसका एरिया, एरिया इज L, सॉरी एरिया इज A एंड लेंथ इज L। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन देखो, अब इसका A से A कैंसिल हुआ, बचा क्या 1/2 Y, और ये हो जाएगा L² डिवाइडेड बाय कैपिटल L²। सो L बाय कैपिटल L का हमने क्या रिप्लेस कर दिया, होल स्क्वायर। सो 1/2 Y, और ये जो L बाय कैपिटल L है, स्ट्रेन
है ये? स्ट्रेन। श्योर? स्ट्रेन का स्क्वायर, राइट? यस। y को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इनटू क्या हो जाएगा? स्ट्रेन का स्क्वायर। सो अब देखना इक्वेशन में क्या ट्विस्ट आता है। ये स्ट्रेन और ये स्ट्रेन कैंसिल, सो हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये आ गया आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। अब अगर आपको लास्ट लेक्चर की लास्ट डिस्कशन याद है तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था दो चीजों के बारे में, कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप हमें क्या बताता है और स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के कर्व का एरिया हमें क्या बताता है। अगर आपने नोट किया है तो मेरे को दोनों चीजों की डिटेल बताओ, कौन क्या एक्सप्रेस करता है। ढूंढो ढूंढो, लास्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है। और स्लोप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और एरिया एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी? सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाँ यस, एनर्जी वही डेंसिटी। वही मतलब फिर उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में भी कई बार ऐसा लिखा जाता है। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो अभी हमने ये जो निकाला दैट वाज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डिवीजन आया ना यहाँ पे? यस सर। सो यहाँ का लॉजिक यूज किया हुआ है उस पर्टिकुलर सेक्शन में। सो फटाफट इस चैप्टर का एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, क्योंकि अब ये चैप्टर जो है थियरी के फॉर्म में। Steel rod has a radius of 10 millimeter and a length of 1.0 meter. हाँ भाई, 100 Newton force. अरे यार चुप रहना. Force stretches it along its length. Calculate stress, elongation and strain on the rod. Young's modulus of structural steel is 2.0 into 10 to the power 11 and okay. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एन पर एम स्क्वायर नहीं, एन एम -2 नहीं। ओके चलिए कोई नहीं, थैंक यू। सो लेट स्टार्ट द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 11 है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एक स्ट्रक्चरल रॉड है स्टील की और उस रॉड का रेडियस है 10 mm का। सो रेडियस 10 mm दिया हुआ था, स्मॉल r इक्वल्स टू हमने 10 mm ले लिया। अगर मैं मीटर में इसको कन्वर्ट करूं तो इट इज गोइंग टू बी 10 into 10⁻³ मीटर। सो ये कन्वर्जन भी अपना खत्म हो गया। क्या और कोई चीज एसआई यूनिट्स के अलावा में दी हुई है? हाँ जी, फोर्स 100 किलो न्यूटन दिया है, कन्वर्ट कर देते हैं। सो 100 into 10⁻³ न्यूटन, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स। सो एफ आपको मिल चुका है, आर आपको मिल चुका है, एल दिया हुआ है क्वेश्चन में, वाई आपको पता है, सिग्मा पहले कैलकुलेट करना है। बताओ सिग्मा का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज स्ट्रेस? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड। सिग्मा इक्वल्स टू होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स अपना दिया हुआ है 100 into 10⁻³ न्यूटन का। सो मैंने यहां पर लिख दिया 100 into 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया। वायर जब आप देखोगे तो ये वायर का क्रॉस सेक्शन आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? सर्कुलर। और क्योंकि क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। yes. So 100 into 10⁻³ divided by pi is 3.14. Radius is 10 into 10⁻³ सॉल्व करोगे 10⁻² हो जाएगा उसका स्क्वायर। प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू। क्या आ रहा है फटाफट इन्फॉर्म करो।
31.8 into 10 raised to the power minus 7 plus 7. 31.8 into 10 is to 7. अगर इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में लिख दें so 3.18 into 10 is to 8 Newton per meter square. This much amount of stress will be developed in the wire. So ये तो पहला पार्ट खत्म हुआ. अब सेकंड पार्ट पे आते हैं. And second part of the question is find out the elongation. Elongation find out करने के लिए हमें पता होना चाहिए ये वैल्यू. या तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा हमें एक फॉर्मूला पता है एंड दैट फॉर्मूला इज सिग्मा इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू एप्सिलॉन, राइट? अरे याद है ना ये फॉर्मूला तो? यस सर. गुड. सो अगर y को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय y. सिग्मा की वैल्यू आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट करी हुई है स्ट्रेस की 3.18 into 10 is to 8 divided by यंग्स मॉडुलस कितना है, 2 into 10 to the power 11. राइट. अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू हैव योर एप्सिलॉन एज 1.57 into 10 to the power minus 3. into 10 is to minus 3, 3. राइट. यूनिट क्या होगा इसका? सर यूनिटलेस. यस, राइट. तो अगर मैं इस वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं, क्या करना चाहिए मेरे को इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए? मल्टीप्लाई बाय 100. सिंपल. So percentage wise this will be equal to 1.59 into 10 is to minus 3 multiplied by 10 is to 2. जब आप इसको कंप्यूट कर लोगे you will have your answer 0.159. इतना आ जाएगा आपका एप्सिलॉन परसेंट के अंदर. तो स्ट्रेन आपको मिल चुकी है और यहां पे आपने स्ट्रेस फाइंड आउट कर लिया है. अगेन बी वेरी 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 केयरफुल. गलती से भी इसमें आप यूनिट लगा नहीं देना, क्योंकि ये दो सेम यूनिट वाले टर्म्स का रेशियो है. तो अगर यूनिट लगा दोगे झमेला कर जाओगे, तो गलती नहीं करना उसमें. चलिए, सो ये तो हो गया एप्सिलॉन वाला पार्ट. अभी हमको एलोंगेशन फाइंड आउट करना है. राहिल मेरे को तुम बताओ ये जो एप्सिलॉन है इसका क्या झमेला यार, क्या फॉर्मूला है इसका? और याद चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. सो लेंथ की बात हो रही है, इसलिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. एप्सिलॉन मुझे गिवन है, दैट इज 0. ये इतना पूरा दिया हुआ है, राइट? ये रहा. So 1.59 into 10 is to minus 3, that equals to delta L is what I want to calculate. मैंने इसको as it is रहने दिया and divided by L. Carefully I will have the value of L is 1 meter. 1 meter है इसकी वैल्यू, यहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया. So delta L को सब्जेक्ट बनाऊंगा. I will have my answer to be 1.59 into 10 is to minus 3 meter. अगर इस -3 मीटर को मैं 10 is to -3 मीटर को लिखना चाहूं तो I can write it as mm. So 1.59 mm, that will be the amount of elongation in the wire. Very very less, बहुत कम elongation है. But clear है क्या आप लोगों को ये numerical? यस सर. Okay. So this was the question number 11. Moving ahead. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया है. रीड कर दो भाई कोई क्वेश्चन नंबर 12. A copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter, both of diameter 3 mm, are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.7 millimeter.
obtain the load applied. Net elongation was 0.7 mm, right? Yes, sir. Okay. So D1 D2 दोनों इक्वल है, नेट एलोंगेशन जो आया हुआ है दैट इज 0.7 mm का है। हमने कितना लोड अप्लाई किया होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, F की वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए तो जरा क्वेश्चन को हम डायग्राम से थोड़ा रिप्रेजेंट करके और फिर समझते हैं सिचुएशन है कैसी। ठीक है, तो एक कॉपर का वायर है 2.2 मीटर लंबा, तो ये मेरे पास 2.2 मीटर लंबा लेट से एक कॉपर का वायर मैंने बता दिया। इसका कुछ डायमीटर है, लेट से वो डायमीटर है 3 mm का, तो ये 3 mm के डायमीटर वाला कॉपर का वायर है। अब इसके बाद हमने एक स्टील के वायर को इसी में ज्वाइन कर दिया है। तो ये मेरे पास है स्टील का वायर और हमने ज्वाइन कर दिया है इसी में, और इसका भी डायमीटर सेम टू सेम है, कोई डायमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोनों के डायमीटर सेम है, और इस केस में अगर दोनों की कंबाइंडली मैं बात करूं तो उसमें जो टोटल चेंज आ रहा है लेंथ में, वो टोटल चेंज कितने के इक्वल है? 0.7 के इक्वल है। So this material is copper, this material is steel, and the total elongation between them is 0.7 mm. तो मेरे को बताओ, क्या मैं इस टोटल elongation को कॉपर में हुआ elongation प्लस स्टील में हुआ elongation लिख सकता हूं? Yes or no? Yes, sir. Okay. So change in length of copper wire plus change in length of steel wire, that is 0.7 mm. मीटर में अगर कन्वर्ट कर दूंगा तो दिस इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, कुछ ऐसी इक्वेशन आपको मिल जाएगी। ये पार्ट कितने लोगों को क्लियर हो गया है? गिव मी अ थम्स अप। आर्यन, अनुष्का, वेदांत, ओके। सो कॉपर के अंदर जो लेंथ में चेंज आया हुआ है वो, और स्टील की लेंथ में जो चेंज आया हुआ है वो, इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल है? 0.7 mm के इक्वल है। और mm को जब मैंने कन्वर्ट किया मीटर में तो ये हो गया 0.7 into 10⁻³ मीटर। बट द प्रॉब्लम इज कि एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो तो उस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैथ्स का रूल बोलता है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास तो उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस का भी होना बहुत जरूरी है। आई वांट टू से दो रिलेशन का होना भी बहुत जरूरी है उनके बीच में। तो एक रिलेशन तो आपको पता है, दूसरा रिलेशन अगर डेल्टा एलसी और डेल्टा एलएस के बीच में हम ले आए तो काम बन जाएगा। तो चलिए दूसरा रिलेशन निकालते हैं। दोनों पर फोर्स कैसा बताया है, बता सकते हो क्या? इक्वल, क्योंकि जो भी लोड आप अप्लाई कर रहे हो वो लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, तो इस पर जितना लगेगा उतना ही लोड इसके ऊपर लगेगा, अलग अलग लोड नहीं होगा। सो इन दैट केस अगर जो लोड है वो इक्वल है तो व्हाट आई कैन से इज, सेम फॉर्मूला जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा हुआ था, सिग्मा इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू एप्सिलॉन। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, तो यार फोर्स मैंने सेम रखा हुआ है, एक पॉइंट हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों के डायमीटर इक्वल है। तो क्या दोनों में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो सेम होगा? यस और नो? फोर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि लोड दोनों पर हमने कॉमन अप्लाई किया हुआ है तो फोर्स सेम हो गया। डायमीटर दोनों वायर्स के इक्वल हैं तो एरिया भी दोनों का इक्वल हो गया। अगर ये दो सिचुएशन फॉलो हो रही हैं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं दोनों में स्ट्रेस इक्वल डेवलप होगा? Yes, sir. ओके, सो
sigma in copper, that will be equal to y of copper into epsilon of copper. Similarly, sigma of steel equals to y of steel into epsilon of steel. कंपेयर कर दो क्योंकि सिग्मा सी एंड सिग्मा एस इक्वल हैं, so yc into epsilon c that equals to ys into epsilon s. चलिए yc को इस तरफ शिफ्ट कर दो, so epsilon c divided by epsilon s that equals to ys divided by yc. ये क्या है? It is the strain in copper wire, और strain का फॉर्मूला क्या होता है? Change in dimension upon original dimension. चेंज इन डायमेंशन कॉपर वाले वायर में डेल्टा एलसी है, ओरिजिनल एलसी है. स्टील के केस के लिए ये वैल्यूज डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाय एल एस, एल एस ऊपर आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू वाई एस इंटू डिवाइडेड बाय वाई सी. ये यहाँ डिवाइड कर रहा है, इस तरफ शिफ्ट कर दो मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर ये वाला टर्म यहाँ अरे यार एलसी को इस तरफ भेज दो, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और एलएस को इस तरफ ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा. So from here equation will be delta LC divided by delta LS that equals to YS divided by YC into LC divided by LS. Please calculate the values. Young modulus for steel is 2 into 10 is to 11. For the copper is 1.1 into 10 is to 11. Length of the copper wire is 2.2 and the length of steel wire is 1.6. 1, 2, 8 और फिर ये हो जाएगा, ये कैंसिल, 20 डिवाइडेड बाय 8, 2.5. So the ratio for delta LC and delta LS is 2.5. Note it down, delta LC divided by delta LS that equals to 2.5. अगर मैं delta LC निकालना चाहूं तो it will be 2.5 times delta LS. Please replace this value of equation number 2 in equation number 1 and tell me the answer for delta for F. F का आंसर मेरे को बताओ. Now you may ask me a question कि सर f कैसे निकालेंगे? तो यार सिंपल है, चाहे इस इक्वेशन में f by a, चाहे इस इक्वेशन में f by a. अगर आप यहाँ लिख रहे हो तो f by a that equals to yc epsilon c, a यहाँ भेज दो तो f equals to हो जाएगा yc epsilon c into area. Area of cross section will be pi r square. So यहाँ आपको pi r square लिखना है. Epsilon c उसकी वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी डेल्टा एलसी अपॉन एलसी करके, और वाई सी वो कॉपर के लिए मैंने आपको यंग मॉडुलस बताया हुआ है, देख लो ये रहा 1.1 into 10 is to 11. Now please tell me the answer क्या आ रहा है. अच्छा सॉल्व कर लोगे क्या इसके बाद वाला पार्ट? दिक्कत आएगी क्या उसमें? सब्स्टिट्यूट करना है बस, और कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट करना है इन वैल्यूज को, नथिंग एल्स. सो जस्ट सॉल्व इट आउट और ये आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13. 12th खत्म हुआ. A 14.5 kg mass fastened to the end of a steel wire of unstretched length
1 meter is whirled in a vertical circle with an angular velocity of 2 revolutions per second at the bottom of the circle. The cross-sectional area of the wire is 0.065 centimeters square. Calculate the elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. Okay, thank you तुषार. So क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि 14.5 किलोग्राम का मास है. वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 18. सो एक 14.5 किलोग्राम का मास है, उसको हमने एक स्टील के वायर से बांध के रखा हुआ है. यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर उसको हमने बांध के रख दिया हुआ है. एंड द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ दिस वायर, स्टील वायर की जो अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, दैट इज 1 मीटर. नाउ अब इसको आप ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हो, इस तरीके से वर्टिकल सर्कल में. दो तरीके के सर्कल बन सकते हैं. वन इज ऐसा, वन इज ऐसा, लाइक दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसको हम बोलेंगे ऐसे, एंड दूसरा ये है जिसको हम बोलेंगे वर्टिकल सर्कल में. तो मैं इसको किस में घुमा रहा हूं? आई एम रोटेटिंग इट इन वर्टिकल सर्कल. तो जब वर्टिकल सर्कल में इसको हम घुमाते हैं और जब इसका मास जो 14.5 किलोग्राम वाला है वो अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता है, लेट्स से इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो यहां की सिचुएशन की डिस्कशन अपने को करनी है. एलोंगेशन कितना होगा ये हमें बताना है. तो देखो, जब ये लोएस्ट पॉइंट पे आएगा तब इस पर फोर्स कौन कौन से एक्ट कर रहे होंगे, चलिए उसकी डिस्कशन कर लेते हैं. यहां पर अगर m मास है तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यस और नो? यस सर. और ये मास की वजह से एक टेंशन डेवलप होगा हमारे वायर के अंदर, एंड दैट टेंशन विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर. तो मैंने टेंशन की डायरेक्शन क्या बता दी है? सेंटर की तरफ रिप्रेजेंट कर दी है. ये भी सही है, दिक्कत कोई इसमें? नो सर. ओके. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स, तो जब मैं नेट फोर्स की बात करूंगा तो बिकॉज द बॉडी इज रोटेटिंग, ऐसे रोटेट कर रही है, तो रोटेट करती हुई बॉडी सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करती है. ये भी Yes, सही sir. है. सो अगर उस सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन में बताऊं तो दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r. ये नेट फोर्स है. सो दिस नेट फोर्स इक्वल्स टू t माइनस mg. ये t ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, एंड बिकॉज द बॉडी इज रोटेटिंग इन द सर्कल, तो सेंटर की तरफ एक्ट करने वाले फोर्सेस मजबूत हैं. सो दिस इज mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू t माइनस mg. अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में हम चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली हमें फाइंड आउट क्या करना है यहां से. सो अगर मैं आपको बताऊं कि फाइंड आउट आपको क्या करना है, तो डेल्टा एल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? y इक्वल्स टू फॉर्मूला था FL अपॉन A इंटू डेल्टा एल. ये अपना फॉर्मूला है, राइट? तो अगर मुझे डेल्टा एल फाइंड आउट करना है तो इसको हम यहां ले लेते हैं. सो डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? FL अपॉन AY. प्रॉब्लम ये है कि मुझे फोर्स तो पता ही नहीं है, तो फोर्स फाइंड आउट करेंगे पहले, और वही फोर्स जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं वो मेरा क्या है? टेंशन फोर्स है. टेंशन जो लग रहा है ना, वही हमारा वो फोर्स है जिसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो लेट्स मूव अहेड. T इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का mg इस तरफ आकर के प्लस का mg. सो m v इक्वल्स टू, एक इक्वेशन आप आगे पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 7 के अंदर, r ओमेगा. या आपको याद हो तो आपने चैप्टर 4 के लास्ट सेशन में भी ये पढ़ा हुआ है. Yes, v sir. इक्वल्स टू r टाइम्स ओमेगा. सो रिप्लेस कर दो यहां पर. v स्क्वायर था तो r ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, माइनस का mg इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस का mg. सो m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस mg, और ये जो डिवीजन का एक r था वो एक r से कैंसिल हो गया. सो सिंपली इट इज नथिंग बट mr ओमेगा स्क्वायर प्लस mg. चलिए कॉमन ले लेते हैं, जो भी कॉमन आ रहा हो. m कॉमन है, सो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर r प्लस g. ये टेंशन फोर्स के इक्वल हो जाएगा.
अभी प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा कितना है ये हमको नहीं पता है। 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड से ये चल रहा है, यानी कि 1 सेकंड में 2 चक्कर काट रहा है ये। लेकिन अगर हमें निकालना है कि कितना इसका ओमेगा है, तो ओमेगा के लिए ओमेगा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी यहां पर हमें कितनी दी हुई है, 2 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। सो 2 पाई इंटू 2 इट इज गोइंग टू बी 4 पाई। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई हो जाएगी। m इज 14.5, ओमेगा इज 4 पाई, इसका हो जाएगा स्क्वायर। रेडियस कितनी आएगी, 1 मीटर। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर की है। प्लस g की वैल्यू कितनी होती है, तो इट इज 9.8। सो जस्ट कैलकुलेट इट आउट और बताओ क्या आंसर आ रहा है। सो यहां से आपको टेंशन की जो वैल्यू मिलती है न्यूटन के अंदर, उस टेंशन की वैल्यू को डेल्टा एल इक्वल्स टू टेंशन इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई, इसके अंदर रिप्लेस कर दीजिएगा। टी की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी जो आपने यहाँ पर नोट डाउन कर रखी है। लेंथ क्वेश्चन में दे रखी है 1 मीटर की, ये रहा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट इन मीटर स्क्वायर, and when you will convert this in meter square you will get 0.065 into 10 is to minus 2 का square, so it will be 0.065 into 10 is to minus 4. This will be in meter square. So सारी चीजें ऐसा ही यूनिट्स में रख करके। किसी का आया क्या टेंशन का आंसर कितना आ रहा है? सर Yes. 2530 आ रहा है, अप्रॉक्स 2000 Yes, 2000 430। 430। ओके, रिप्लेस कर दो यहाँ पे। सो डेल्टा एल विल बी टी की जगह पर 2430, एल की जगह पर 1, एरिया हो जाएगा हमारा 0.065 इंटू 10 is to minus 4, एंड यंग्स मॉडुलस कितना है, स्टील दिया हुआ है ना, तो स्टील के लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 2 इंटू 10 is to 11। कैलकुलेटेड। मिल जाएगा डेल्टा एल यहां से। यस सर। क्या ही वैल्यू, नो प्रॉब्लम। सो जस्ट सॉल्व इट आउट, और जो आएगा उसको mm के अंदर फाइनली कन्वर्ट कर देना, ठीक है। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, डेल्टा एल इज इक्वल टू। सर Okay. 0.00187। ये इसको सॉल्व करने पे आ रहा है ना तुषार? यस सर। mm में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का सर मल्टीप्लीकेशन, 1.87 into 10 to the power minus 3। सो फाइनली वो 1.87 mm हो जाएगा, राइट? क्योंकि -3 मीटर यस वो, सर। यस ठीक है। सो द आंसर विल बी 1.87 mm, इतना एलोंगेशन होगा, ठीक है। सो